शेयर कर देती हूँ स्क्रीन, दिख रहा है ना पीछे? क्रॉसिंग मैंने आपको जनरल नॉर्मल क्रॉसिंग मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली क्रॉस दो पैरेलल लाइंस होते हैं चेक पे, तो वो क्रॉस चेक होते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो ओवर द काउंटर पे नहीं होता है। बेसिक तो क्रॉसिंग का मतलब यही है, ठीक है? कितने दिन के बाद आए हो तुम? क्यों? बैठे बैठे बोलो, ऐसे ही? चलो ठीक है, समझ में आ रहा था ऑनलाइन जब पढ़ रहे थे तब, या ऑनलाइन भी क्लास नहीं करते थे? ठीक है, पढ़ के देखो सारे नोट से, जाने ही समझ में आएगा पूछना क्लास में, ठीक है? ओके, क्रॉसिंग ऑफ चेक सिंपली मीन्स इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ड्रॉअर, कि क्या इंस्ट्रक्शन ड्रॉअर ने दिया है बैंक को पेमेंट के लिए। क्रॉस्ड नहीं है तो आप बेयरर को दे सकते हो, अगर बेयरर स्ट्रक है तो ऑर्डर चेक है, जो जिसका नाम मेंशन है आप उसी को देखिए। अगर क्रॉसिंग है दैट मीन्स कैश पेमेंट बैंक नहीं कर सकती है उस चेक का, पेमेंट कैन ओनली बी मेड इन बैंक अकाउंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हर एक क्रॉसिंग के लिए एप्लीकेबल होगा। नाउ इसमें डिफरेंट टाइप के स्पेशल क्रॉसिंग होता है, नेगोशिएबल होता है, जनरल क्रॉसिंग होता है। तो हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, 3 तरह का क्रॉसिंग होता है और सारे टाइप में अलग अलग है। जैसे जनरल क्रॉसिंग अगर हम बोलेंगे, इसमें क्या होगा, चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एंड एडिशन ऑफ द वर्ड्स एंड कंपनी, यानी कि क्रॉसिंग जो दो पैरेलल लाइन से उसके बीच में इसमें ये भी लिखा रहेगा एंड कंपनी, ठीक है ना? हो सकता है कंपनी का नाम ना लिखा हो, लेकिन सीधा एंड कंपनी, यानी उस कंपनी के अकाउंट, उस कंपनी के अकाउंट में ही वो पेमेंट हो सकता है, मालिक के सेविंग अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? अगर एंड कंपनी लिखा हुआ तो पूरा भी लिखा हो सकता है, एंड सीओ करके भी डॉट हो सकता है। क्लियर? क्लियर? ठीक है। एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो सकता है, पूरा का पूरा लिखा हो सकता है, लेकिन उसका मतलब एक ही होगा कि कंपनी के अकाउंट में ये चेक पेएबल है। लाइक समझ में आया? अमाउंट कैन नॉट बी पेड इन कैश, अमाउंट कैन ओनली बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ईदर द नेम्ड पर्सन। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ क्या है, इसीलिए ये डायग्राम मैंने रखा है। ये स्पेशल क्रॉसिंग है, ये आपका नॉर्मल क्रॉसिंग है, ठीक है ना? देखो, जो जनरल क्रॉसिंग है इसके स्पेसिमेन है ये, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। नॉट निगोशिएबल एंड कंपनी, यहाँ पे नॉट निगोशिएबल मतलब क्या हो गया? क्या होगी जल्दी बताओ? निगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल लिखा है, नॉट निगोशिएबल एंड कंपनी, यानी दैट मींस दिस चेक इज नॉट निगोशिएबल, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और को। इट वुड बी पेड इनटू द कंपनीज अकाउंट ओनली, जिस कंपनी के नाम से इशू किया गया उसके अकाउंट में ही जाएगा। समझ में आया? तो इसमें नॉट निगोशिएबल मतलब आप किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि कोई और अपने अकाउंट में उसको ले नहीं सकता है। समझ में आया? तो वो आप अपने अकाउंट में कैश करिए, फिर आपको जिसको इशू करना है आप अपना चेक इशू करिए। एंड कंपनी, इसका भी मतलब हो गया, ये भी हो सकता है, मतलब इसका भी वही हुआ कि कंपनी के अकाउंट में जा सकता है। ये वेराइटी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा ऐसा चेक देख करके कि ये चेक गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है ना? नॉट निगोशिएबल एंड को हो सकता है, नॉट निगोशिएबल एंड कंपनी हो सकता है, नॉट निगोशिएबल भी रहा दैट मींस नॉट ट्रांसफरेबल, इट वुड बी पेड इन ओनली अकाउंट। एंड कंपनी शॉर्ट में लिखा हुआ, सॉरी ठीक है, एंड कंपनी शॉर्ट में भी लिखा है, ये भी टाइप ही है, इसमें भी और कोई डिफरेंस नहीं है। सारा है जनरल क्रॉसिंग का डिफरेंट सैंपल आपके लिए, कि इसमें से किसी भी रूप में लिखा है मतलब क्या होगा कि ये फर्दर इस चेक को कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये इस कंपनी के अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है? स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है मैं बताती हूँ। अभी हमने कंपनी और नॉट निगोशिएबल, या फिर नाम भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपल दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन भी है तो उसका मतलब हो गया जनरल क्रॉसिंग, राइट? लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग में कभी कभी ऐसे रहता है। अब इससे पहले आपने ये सब नहीं देखा होगा, बैंक का नाम कहीं नहीं था, ठीक है? अभी क्या है कि हमने दो लाइन दे करके उसके अंदर HDFC बैंक, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, कोई भी बैंक का नाम मेंशन कर दिया। इसका मतलब मैंने सुयस को कोई चेक इशू किया जिस पर उसका जो भी बैंक है, मान लो SBI, मुझे मालूम है कि SBI से वो ट्रांजेक्शंस करता है मेरे पास,
पैसे आती है, मैं उस पर जमा करती हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि SBI लिख दिया। अब वो सुयस के और भी तो अकाउंट हो सकते हैं ना, कोटक में हो सकता है, HDFC में, ICICI में, लेकिन अगर मैंने SBI लिख दिया तो दैट चेक इज क्रेडिटेड ओनली इन SBI अकाउंट ऑफ सुयस। एक तो सुयस के ही अकाउंट में जाएगा, लेकिन अदरवाइज वो किसी भी अकाउंट में क्रेडिटेबल था। लेकिन अगर मैंने बैंक का नाम लिख दिया, यानी कि अब वो चेक उसके उसी बैंक के अकाउंट में जाएगा और किसी अकाउंट में नहीं जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो ये ऐसे हो सकता है कि बैंक का नाम लिखा हो, अब ये भी हो सकता है कि लिखा हो बैंक का नाम और साथ ही अकाउंट पे ही ऑनली, दोनों ही लिखा हुआ, यानी कि ये अकाउंट पे ही है, ये तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अकाउंट भी किस अकाउंट में, तो इस बैंक के अकाउंट में। करेक्ट? ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉट निगोशिएबल, ये भी एक टाइप है, लिख दीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाएगा, एंड नॉट निगोशिएबल मतलब नॉट ट्रांसफरेबल। ऑब्वियसली अकाउंट पे चेक आर नॉट ट्रांसफरेबल, राइट? आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिसके नाम से शुरू किया गया वो अनकंडीशनल है, वो उसको ले सकता है, लेकिन अपने ही अकाउंट पे ले सकता है, जस्ट टू मिनिमाइज द रिस्क। ठीक है ना, कि कोई किसी के अकाउंट में, ठीक है ना, आप ओवर द काउंटर पेमेंट दे ले सकते, लेकिन आप अपना डिटेल भर करके अपने अकाउंट में तो ट्रांसफर करा सकते हैं, इसीलिए उसको स्पेसिफिक कर दिया गया कि इसी अकाउंट में जाएगा। तो आप कहीं भी किसी को भी वो मिल जाए, वो उसका पैसा, उसके लिए वो बेकार है। ठीक है ना, सिर्फ वो काम का किसके लिए, तो जिसके नाम से उसको विड्रॉ किया गया है। और अगर इतना स्पेसिफाइड है, अगर स्पेशल क्रॉसिंग है, तो और क्या हो जाएगी, उसी अकाउंट में जाएगी, उसी के बैंक के उस अकाउंट में जाएगी जिस बैंक का नाम मेंशन है, राइट? हाँ, ये भी यही होता है नॉर्मली। जनरल क्रॉसिंग में मैंने बताया था कि सिर्फ 2 पैरेलल लाइन, नॉर्मली हम कॉर्नर में ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि आपको सारा डिटेल बीच में लिखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉर्नर में ही होगा। अगर कॉर्नर में नहीं है तो आप देखिए चेक को, चेक के फेस पे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, जहां पे सिग्नेचर होता है ड्रॉइंग का वहां पे भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर 1-2 क्रॉस लाइन होता है, बीच में भी वो हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी 2 पैरेलल लाइन है अगर चेक के बीच में, तो तुम समझ लो कि ये क्या है, क्रॉस चेक है। ठीक है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये सिर्फ उस आदमी के या उस कंपनी के अकाउंट में जाएगा जिसका नाम मेंशन है। करेक्ट? समझ में आया? ठीक है, अब तीसरा टाइप है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग या अकाउंट पेई। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग या अकाउंट पे, रिस्ट्रिक्शन का मतलब हमको पता है क्या होता है, इट डायरेक्ट्स द कलेक्टिंग बैंकर दैट ही नीड्स टू क्रेडिट द अमाउंट ऑफ चेक ओनली टू द अकाउंट ऑफ द पे। यानी इसमें क्या है, ये डायरेक्शन देता है क्रेडिटर बैंक को। अब इसमें नॉर्मली क्या हुआ, मेरे नाम से आया और आपका उसी बैंक में अकाउंट है, आपने डाल दिया, आपके अकाउंट में चल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक मिला और मेरा अकाउंट है PNB में, ठीक है, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा डायरेक्ट मेरे PNB अकाउंट में नहीं क्रेडिट करती है। वो क्या होता है, वो चेक देखो, सारे बैंक में, मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ क्योंकि मैं ये सब कर चुकी हूँ। सारे बैंक में तुम लोग जानते हो ना कि बैंक में कभी बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, रोज दिन जो ट्रांजेक्शन का पैसा होता है, कभी कभी आपको बैंक बोलती होगी अगर आप हाई अमाउंट निकालने जाते हैं और अगर आप बैंक के अच्छे कस्टमर, तो आप फोन करके जाते होंगे अपने रिलेशनशिप मैनेजर को, जिसको बोलते हैं RM, ठीक है ना, या अपने पर्सनल बैंकर को आप फोन करके जाते होंगे, तो वो आपको बोलते होंगे कि सर कितने बजे आ जाइएगा, हम आपका कैश तैयार करा देंगे। दैट मीन्स कि ऑल द टाइम नहीं रहता, या कई बार आपको बैंक बोलते होंगे कि अभी कैश नहीं है हमारे पास, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन अगर किसी को 50 लाख निकालना होता, 25 लाख निकालना होता, जो इतना हेवी ट्रांजेक्शन है वो हो सकता है उनके पास नहीं हो, क्योंकि बैंक, हर एक बैंक का अपना एक लिमिट है कि वो कितने लिमिट तक कैश अपने पास रख सकती है, उनके पास उससे ज्यादा पैसा नहीं रहता है। ठीक है ना, और ये लिमिट 2, 3, 4, 5, 10 मैक्सिमम, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। खैर ब्रांच के स्ट्रेंथ पे ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो बैंक है, कितना उसका डेली का ट्रांजेक्शन है, उस हिसाब से बैंक को मिली रहती है ये लिमिट। अदरवाइज जो आप लोग देखते होंगे कि सिक्योरिटी वैन वाला जो होता है वो पैसा लेकर के जाता है सब जगह, एक जगह से, उसको करेंसी चेस्ट बोलते हैं। चेस्ट जहाँ पे बहुत पैसा होता है, जहां से हर, जैसे पटना में जितने ब्रांचेज है, अभी एक ही बैंक का एग्जांपल ले लो, पटना में HDFC का ही कितना ब्रांच होगा, राइट? तो सारे ब्रांच में एक करेंसी चेस्ट होता है जिसका काम ही होता है सारे ब्रांच में पैसा भेजना और शाम में सारे बैंक से पैसा कलेक्ट करना, राइट? वो लिमिट को छोड़ के जो वो अपने पास रख सकता है, उसके अलावा जितना भी पैसा है वो रोज जो कैशियर होते हैं वो काउंट करके बंडल बना के, इसीलिए उनका रोज का रोज अकाउंट क्लोज करना होता है कि ठीक है जितना रिसीट
उतना पेमेंट हमारा अकाउंट बैलेंस से हम आज का तो एवरीडे दे क्लोज देयर अकाउंट, राइट, ताकि कोई भी पैसा कैरी फॉरवर्ड ना हो, कोई कमी ज्यादा क्रेडिट या डेबिट नहीं रह जाए उनके अकाउंट में। तो उसके आने से पहले उसका सर्टेन टाइम होता है, शाम में जब सारा ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता है, 4 बजे या 3 बजे बंद हो जाती है ना नॉर्मली बैंक, उसके बाद 2-3 घंटे का उनके पास समय रहता है कि सारा लोग अपना बैलेंस चेक करते हैं, मैच कर लेते हैं और जो देना है वो अलग कर देते हैं जो उनके पास रह सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि अब ट्रांजेक्शन बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है, पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा तो टाइम दोगे ना उनको क्लोज करने के लिए, तो वो लास्ट के 2-3 घंटा क्लोजिंग के लिए यूज करते हैं। और फिर ट्रांसफर वगैरह जो भी रहता है, चेक से ट्रांसफर वगैरह, तो सपोज करो एचडीएफसी बैंक का चेक है और एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट क्या क्या जरूरत है मोबाइल का, एचडीएफसी बैंक में उसको रख लो अंदर, अगर कुछ नहीं तुम ज्वाइन किए हो तो कोई जरूरत नहीं है। एचडीएफसी बैंक का आपका अकाउंट है और आपका चेक भी उसी का है, तो आप जाकर के डिपॉजिट कर दीजिए, शाम तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फंड ट्रांसफर है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बस उसको ट्रांसफर करना है, जो कोई भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एचडीएफसी का, जैसे मैंने बोला बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक है और मुझे एसबीआई में जमा करना है या पीएनबी में जमा करना है, तो क्या होगा, ऐसे चेक को अलग रखा जाता है जो किसी और बैंक का है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा ना पैसा पहुंचाने आता है और पैसा ले जाने भी आता है, वैसे ही ये तो चेस्ट का हो गया, करेंसी चेस्ट से पैसा आता है और ले जाता है। उसी तरह एक होता है क्लियरिंग, ठीक है ना, क्लियरिंग एजेंसी, वहां का एजेंट आता है और ऐसे सारे चेक जो किसी और बैंक के हैं इस बैंक के नहीं है, यानी कि अंदर से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना है किसी, तो वो सारे चेक को कलेक्ट करके वो क्लियरिंग में ले जाता है। क्लियरिंग सेंटर होता है जहां पे ऐसे हर एक बैंक का चेक छांटा जाता है और जिस बैंक का जितना चेक, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, एसबीआई का है, पीएनबी का है और किसी किसी बैंक का है, सबको अलग अलग करके वहां से प्रोसेस किया जाता है। इसीलिए जब आपको दूसरे बैंक का चेक मिलता है तो उसको आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में 2-3 दिन लग जाता है, ठीक है ना, क्योंकि क्लियरिंग वाला आएगा, ले जाएगा, वहां छाटेगा और फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, तो 3 से 4 दिन लग जाता है इसमें। इसलिए 3-4 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसा शो करता है जो आपने अभी जमा किया है, राइट। समझ में आ रहा है ये? अब यहाँ रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का मतलब होता है कि अगर किसी दूसरे क्लियरिंग में जाता है अगर आपका चेक, तो क्लियरिंग में जाने के बाद भी उस आदमी के अकाउंट में ही क्रेडिट होगा जो किसी और बैंक में उसका अकाउंट है, राइट। अब इसको भी आप क्या कर सकते हैं, दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन, इसको भी आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एंड स्पेसिमेन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग वो ऐसा भी हो सकता है, जो तुमने पूछा ना कि सादा भी हो सकता है, वो ब्लैंक भी हो सकता है, और ज्यादातर वो ब्लैंक ही होता है जो मैंने देखा है। बहुत ज्यादा करना है तो लोग अकाउंट पे ही लिख देते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग अकाउंट नंबर भी लिख देते हैं, मतलब जैसे भी है, लेकिन 2 पैरेलल लाइनें मतलब के भी ट्रांजैक्शन आपको ऑर्डर या बेयरर पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। दीज आर द सैंपल्स ऑफ 2 पैरेलल लाइन है, नहीं नहीं करेक्ट, तो वो जनरल क्रॉसिंग, वो जनरल क्रॉसिंग है, ठीक है ना। अब समझ में आया? ठीक, सही क्वेश्चन है। 2 पैरेलल लाइन मींस वो जनरल क्रॉसिंग है, कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन जब बैंक का नाम लिख देंगे, जब उसके अंदर फिर नॉट निगोशिएबल भी रख देंगे या बैंक का नाम लिख करके अकाउंट पे ही ओनली लिख देंगे, दैट मींस कि अब ये स्पेसिफिक बता रहा है कि इसके इसी अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना है, या फिर कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर दे रहा है ड्रॉअर हमको, राइट। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? सचिन नहीं समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो पूछ लो। दो पैरल लाइन है, खुद से फुलफिल करना रहता है या पहले से फुलफिल होकर के आता है वो पूर्ण चेक? नहीं, कहीं पहले से कुछ नहीं होता, पहले आपको सिंपल चेक मिलता है, ठीक है ना। अगर आपको ड्रॉ बेयरर देना हो तो, ऑर्डर देना हो तो ये आपको करना होता है, ठीक है ना, ये आपको करना होता है। कहीं कहीं आप प्रिंटेड भी देखोगे, ठीक है ना, तो वो जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो लोग कुछ अपना प्रिंटेड भी मंगवाते होंगे कि हमको ये चेक सिर्फ अकाउंट पे, क्योंकि नॉर्मली बिजनेस डीलिंग में ज्यादातर अकाउंट पे ही चलता है। समझ में आया ना, क्योंकि बहुत हेवी चेक है तो कहीं कहीं आपको प्रिंटेड भी मिल जाए, क्योंकि नॉर्मली जो हमको आपको सेविंग अकाउंट में इशू होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो नॉर्मली नॉर्मल अकाउंट आपको होता है जिसको आप अकाउंट पे ही बनाना है या बेयरर रखना है या ऑर्डर रखना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग हमको मालूम है कि सारे ही क्रॉसिंग नॉन निगोशिएबल होते हैं, इसलिए इसको अलग से पढ़ाने की जरूरत
नहीं, हम जानते हैं कि ऑल आर नॉन निगोशिएबल बिकॉज दे आर गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन द सेम अकाउंट, राइट, जिसका उस पर मेंशन है। चेक्स कैन नॉट बी एंडोर्स्ड, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्टिव और नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग में चेक को आप फर्दर इंडोर्स नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकते हैं। ट्रांसफर कैन नॉट और गिव बेटर टाइटल टू द चेक दैन ट्रांसफर। इसका क्या मतलब, वो इंडोर्स नहीं कर सकता, यानी जिसके नाम से वो चेक है उसका ही उस पे क्या होता है, बोनाफाइड ओनरशिप है, वो उससे ज्यादा अच्छा ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, राइट। इसीलिए ये इंडोर्स नहीं किया जा सकता ये चेक। चेक कैन बी इंडोर्स्ड लिखा है, यानी कि आप इसको किसी को इंडोर्स कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर का जो ओनरशिप है वो सबसे बोनाफाइड है, ठीक है ना, वो गुड फेथ में है, वो सबसे ज्यादा अच्छा अधिकार रखता है उस चेक पर। तो दूसरे को अगर देंगे तो फिर क्लैरिफाई करना पड़ेगा। हो गया, ये आपका टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग भी खत्म हो गया। अब आज क्या और पढ़ना है? ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक किसको मालूम है, क्लास में बताएंगे। अभी जो बताया समझ में आया सबको? ऑनलाइन संजली, यू आर म्यूटेड। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, मैं देखती हूँ इसके आगे कुछ और आज शुरू कर देती हूँ। चेक से रिलेटेड और कुछ है क्या? हम लोगों ने चेक और बीओई में डिफरेंस देख लिया था ना? नहीं, अच्छा ठीक है, तो आज वही कर लेते हैं। यही है। मैम पोस्ट डेटेड चेक का भी बताना है। हाँ, मैं पोस्ट डेटेड चेक पूछ रही थी कि किसी को मालूम है, Yes, सचिन ने पूछा, बताइए। मैम उस पे फ्यूचर डेट रिटर्न होता है बट वो प्रेजेंट में चेक किसी के बिहाफ में लिखा है। करेक्ट करेक्ट, और कोई? ठीक है, वेरी गुड। इशू हम अभी कर रहे हैं, इशू हम अभी कर रहे हैं, बाद का है, करेक्ट। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट मतलब बाद का। मैं फिर से तुमको फंडा बताती हूँ कि पोस्ट डेटेड चेक हम देते क्यों हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है, और मुझे काम है पैसे का अभी, तो मैं सचिन को बोलूंगी कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, बहुत इमरजेंसी है, ठीक है ना, इमरजेंसी सिचुएशन में है, तुम मुझे दे दो। तुम बोलोगे मैम मानता तो हूँ कि आप मेरी मैम है, रोज कॉलेज आती है, लेकिन कहीं आप मेरा 1 लाख रुपए लेके चली गई कहीं, तो मैं कैसे, मतलब इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता आप पे, ठीक है ना, मुझे और कुछ नहीं पता इसके अलावा आपके बारे में। तो मैं बोलूंगी कि ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको एज एन एश्योरेंस में बोलती हूँ कि अभी मैं आपको 4 चेक दे देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे अकाउंट में अगले महीने में इतना पैसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगी कि तुम बोलो ठीक है, मुझे पोस्ट डेटेड चेक आप दे दीजिए, यानी कि आपके अकाउंट में कभी तो पैसा आएगा, मैं उस टाइम में क्या करूंगा, चेक लगा करके अपना पैसा ले लूंगा। तो मैंने आपको 25-25 हजार के या 50-50 हजार के 2 चेक दे दिए, जो आज के डेट के नहीं है, क्योंकि आज अगर मेरे पास होते तो मैं आपसे लेती ही नहीं, राइट। जो आज के डेट के नहीं है, तो आज कौन सा मंथ है, दिसंबर 1, ठीक है ना। तो आज 1 दिसंबर है, मेरे पास दिसंबर में नहीं, मेरे पास जनवरी में पैसे आने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगी कि तुमको 5 जनवरी का, 10 जनवरी का, 15 जनवरी का एक चेक दे दिया, और दूसरा चेक दे दिया मैंने आपको मई का दे दिया, ठीक है ना। फिर 10, 5, 2 जो भी है 20 मई का एक चेक और दे दिया 50-50 हजार का। अब क्या हुआ, एक चेक मैंने अभी से दिया आपको, अगले महीने का, अगले महीने मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, आप चेक लगाइएगा, आपको पेमेंट मिल जाएगा, वो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। और फिर 2-3 महीने बाद कर दिया, इसलिए दिया क्योंकि दोनों चेक एक बार में मत लगा देना, हो सकता है 1 लाख रुपया ना आए, 50 हजार ही आए, ठीक है ना, या कुछ तो मेरे अकाउंट में भी रहना चाहिए, नहीं तो फिर से मुझे मांगना पड़ेगा। तो मैंने 50,000 दिया और बोला कि 3 महीने बाद तुम ये दूसरा भी लगा लेना, तुमको मिल जाएगा पैसा। तो तुमने क्या किया, जब मई आया 4 महीने बाद, जनवरी के बाद, तो आपने क्या किया, दूसरा चेक भी लगा लिया। पोस्ट डेटेड चेक की खूबी ये होती है कि काम रुकता नहीं है, हो जाता है, क्रेडिट भी आसानी से मिल जाता है क्योंकि एश्योरेंस है। और आपके लिए, ये तो लेने वाले के लिए खूबी हुई, देने वाले के लिए खूबी ये होती है कि उसके पास एक सबूत है, ठीक है ना, कि मैंने आपको पे किया है, मैंने आपको क्रेडिट दिया है, क्योंकि उसी के बिहाफ में तो आपने मुझे पोस्ट डेटेड चेक दिया है, राइट। तो ये पोस्ट डेटेड चेक मैं लगाऊंगी क्योंकि सिग्नेचर है मेरा दिया हुआ, तुम लगाओगे उसको। अगर वो ऑनर हो गया यानी उसका पेमेंट आपको मिल गया, राइट, तो फिर कोई
कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वो डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर होने का केस आप कर सकते हैं मेरे ऊपर कि इन्होंने प्रॉमिस करके उस टाइम पे पेमेंट नहीं किया। और अगर ऐसे 1 से 2 या 3 बार होता है तो बैंक ऐसे लोगों को, यानी इस केस में मेरे ऊपर जो पैसा ले रहा है उसके ऊपर, उसको ब्लैकलिस्ट कर सकती है, यानी उसको कहीं से लोन नहीं मिलेगा, कोई बैंक उनका अकाउंट नहीं खोलेगी। बैंक अगर ब्लैकलिस्ट कर दे तो आपका सारा क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो खत्म हो जाता है। और बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिजनेस में आपका क्रेडिट वर्दी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो समझ में आया, आपके पास सबूत भी है, आप उसको अपने समय से पैसा निकाल भी सकते हैं और आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो। समझ में आया। पोस्ट डेटेड चेक, बाद के डेट का चेक अलग अलग टाइम में इसलिए दिया ताकि वो एक ही साथ स्टेल ना हो जाए, राइट। एक ने आपने निकाल लिया, फिर अगला 3 महीने बाद का है तो वो अगले 3 मई का चेक काटा हुआ, मई का डेट डाला हुआ है तो मई जून, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त तक आप उसको जिस डेट पे लिखा है उस डेट के अंदर क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। उस डेट के बाद वो स्टेल हो जाएगा, फिर आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको दूसरा चेक लेना पड़ेगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि दोनों ऑर्डर है, ठीक है, दोनों अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे है। तो चेक इज अ डॉक्यूमेंट which contains an order to a bank to pay fixed amount of money from the account of the client। यानी क्या है, चेक जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो किसको ऑर्डर दे रहा है, यहाँ पे वो बैंक को ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना। और बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई को ऑर्डर देता है कि इस डेट पे तुम मुझे पे कर देना। तो यहाँ एक थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन क्या है, बैंक है। क्लियर? तो चेक क्या है, चेक डॉक्यूमेंट है जो ऑर्डर दे रहा है बैंक को पेमेंट के लिए कि जितना अमाउंट उस पर लिखा है उतना आप मेरे क्लाइंट को या जो कस्टमर है या जो जाएगा उसको लेकर के उसको आप पे कर दीजिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बोथ आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट व्हिच ऑर्डर्स टू ड्रॉई, ठीक है ना, ड्रॉई को बोल रहा है कि आप पे कर दीजिएगा। ये पहला डिफरेंस है। अब अ चेक एग्जिस्ट इन सेक्शन 6 और सेक्शन 5, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे, आपको मालूम है 4, 5, 6, राइट। 4 is for promissory note, 5 is for bill of exchange and section 6 is for check, ठीक है। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं अब। ग्रेस पीरियड मतलब कब तक वैलिड है, ठीक है ना। चलो, ग्रेस पीरियड, a check has no grace period when it is presented for the payment। मैंने आपको बोला था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है जिसको एक्सेप्टेंस के लिए हम प्रेजेंट करते हैं, बाकी सारे बिल ऑफ एक्सचेंज को हम पेमेंट के लिए प्रेजेंट करते हैं। बिना पेमेंट पैसा नहीं आता है, नहीं मिलता है। तो दोगे तभी तो हम आपको वो रख करके आपको अमाउंट दे देंगे ना। तो जो चेक है इसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही आपने बैंक में जाकर के दिखाया वो चेक, आपको काउंटर पे पेमेंट होना है तो काउंटर पे मिल जाएगा, आपके अकाउंट में जाना है तो आपके अकाउंट में चला जाएगा। और मैंने कहा आपको कि अगर वो क्लियरिंग में जाना है वो चेक तो क्लियरिंग में चला जाएगा उसी समय और 2-3 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो कोई ग्रेस पीरियड है अभी दिखाया, 4 दिन के बाद आना पेमेंट ले जाना, ऐसा होता है कि कभी बैंक बोलता है ऐसा? आपको नहीं बोलेगा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के पास 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है, जो मैं बोल रही थी ना कि जब आपने एक्सेप्टेंस के लिए दिखाया, एक्सेप्टेंस के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, तीसरे दिन आपको पेमेंट मिल जाता है। करेक्ट? ठीक है। अप्रूवल, अ चेक डज नॉट नीड एनी अप्रूवल फ्रॉम द पार्टीज बिफोर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि अच्छा ठीक है, इसको ऐसे समझो, चेक हो सकता है मुझे बैंक ने इशू किया, अब मुझे कॉलेज ने इशू किया, बेयरर चेक है, ठीक है ना। अगर वो नॉन नेगोशिएबल हो जाएगा, मतलब कि अकाउंट पे ही हो जाएगा, तब तो फर्दर मैं भी उसको इंडोर्स नहीं कर पाऊंगी अगर स्पेसिफिक केसेस में। अदरवाइज मैं उसको दूसरे को भी दे सकती हूँ अकाउंट नंबर उसका मेंशन करके कि तुम ले लेना। लेकिन अगर चेक मेरे नाम से है तो मैंने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, ठीक है ना। तो जब चेक नहीं इन कैश होगा तो बाकी के लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं हुआ ना, डिसऑनर हो गया ना, सीधा डिसऑनर का मुकदमा डाल दो। बैंक ऐसे भी क्या करती है, तो जो जिसके अकाउंट से पेमेंट नहीं हो रहा है, डिसऑनर्ड हो रहा है, उसके अकाउंट से एज ए पेनल्टी सर्टेन अमाउंट काट लेती है, 200-250 जो भी उनका रूल है, पॉलिसी है, उस हिसाब से वो पैसा काट लेती है। और 1-2 बार उनको
सतर्क भी कर देती है कि आपके अकाउंट से बार बार ये चेक बाउंस हो रहा है। डिसऑनर्ड होने को हम बाउंस होना भी बोलते हैं। नॉर्मली डिसऑनर्ड इज अ लीगल टर्म, नॉर्मली हम उसको बाउंस करना ही बोलते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो यहाँ जो चेक है, चेक डज नॉट नीड एनी अप्रूवल, यानी पुराने पीछे वाले पार्टी से जाके पूछने की जरूरत नहीं। देखिए आपने जो चेक दिया था वो तो नहीं हुआ, फिर वो जाएगा दूसरे पार्टी से पूछने की वो जो चेक दिया था वो नहीं हुआ, आप अपने नाम पे सेव कर दीजिए, ठीक है। मतलब आपको जो भी स्टेप लेना है आप ले लीजिए, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज नीड्स एन अप्रूवल फ्रॉम द ड्रॉई फॉर द पेमेंट, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट होना है तो ड्रॉई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ड्रॉई कौन है? सेलर, जो क्रेडिट पे दिया था सामान, ठीक है ना, उससे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ड्रॉई चेंज हो सकता है, मान लो ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो डी के लिए ड्रॉई कौन हो गया? ठीक उसके पीछे सी, राइट। ऐसे करके तो सबके लिए अलग अलग है, अप्रूवल आपको लेना पड़ सकता है। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल होता है, ठीक है ना, कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन अगर आपने इमरजेंसी में या आपको दया आ गई या जो भी हुआ, आपने क्या किया, कंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे में पीछे वाले सारे ड्रॉई फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं दिया था, उन्होंने अनकंडीशनल बिना किसी शर्त का पेमेंट होगा ये वाला डॉक्यूमेंट दिया था। लेकिन अब आपने क्या किया, जब आपने प्रेजेंट किया, उसने आपको समझा बुझा के बरगला लिया और बोला कि भाई मेरे पास नहीं है तो 2 इंस्टॉलमेंट में ले ले, या तो कुछ भी कंडीशन लगा लिया, मैं इतने तारीख को दे पाऊंगा, ठीक है ना, कोई भी कंडीशन लगा लिया, एंड यू एक्सेप्टेड दैट कंडीशन। When you accepted that condition, all other parties before you become free of that bill of exchange. Clear? ठीक है। Yes, sir. A check has a validity of 3 months. A bill of exchange has no validity for payment. ठीक है ना, इसके पास वैलिडिटी होता है, इसका कोई वैलिडिटी ऐसा नहीं होता। जो मैच्योरिटी डेट है उस मैच्योरिटी डेट को आप प्रेजेंट करिए, आपको पेमेंट 3 दिन के अंदर मिल जाएगा, राइट। लाइबिलिटी जो मैंने अभी आपको समझा सेम है। पार्टीज रिमेन लायबल टू पे आल्सो इन केस नोटिस और डिसऑनर इज नॉट गिवन, यानी कि अगर नहीं भी मुझे नोटिस मिला है डिसऑनर होने का, मैंने आपको बोला था कि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में नोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि आगे बताऊंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है। द सेम पॉइंट केम हियर। क्या होता है कि मान लो चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, मुझे नहीं भी नोटिस मिला बैंक से या कोर्ट से, तो भी मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है ना, मैं फ्री नहीं हो जाऊंगी ना पेमेंट देने से, मेरी लाइबिलिटी अभी भी बनी हुई है पेमेंट देने की, ठीक है ना, आई एम स्टिल लायबल टू पे, मैं फ्री नहीं हो जाती हूँ अगर मुझे नोटिस नहीं भी मिलता है तो भी। लेकिन इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज केस में क्यों जरूरी है? द पार्टीज हु डू नॉट गेट नोटिस ऑफ डिसऑनर आर फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ पेइंग। अगेन पार्टीज बोल रहे हैं, मान लो कि ये डॉक्यूमेंट मुझसे, आपका नाम रहमतुल्लाह, ठीक है, मेरे से रहमतुल्लाह के पास गया, रहमतुल्लाह के पास से आदर्श के पास गया, उसके पास सुयस के पास गया, उसके पास सचिन के पास गया और उसके बाद आकाश के पास गया। इतने पार्टीज हैं इस डॉक्यूमेंट में, राइट। अगर डिसऑनर्ड हो जाता है, अब इसको लेना है पेमेंट मान लो खुशी से, ठीक है ना, मैंने खुशी से वो साइन करवाया था और वो डिसऑनर्ड हो गया, राइट। तो डिसऑनर्ड अगर हो गया तो बिना नोटिस के हाउ कम सचिन, सुयस, आदर्श और रहमतुल्लाह एंड मी कम टू नो कि आपको पेमेंट नहीं मिला? कैसे पता चलेगा? हमको नहीं पता चलेगा। तो ये नोटिस ऑफ डिसऑनर देना जरूरी है, अदरवाइज हम फ्री हो जाएंगे। अब आप और दोनों, मतलब आकाश और खुशी आपस में सेटल करेगा, ठीक है ना, वी बिकम फ्री ऑफ दिस, इसीलिए नोटिंग जरूरी है। आप चाहते हैं कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने रहे, सब लायबल रहे, अगर जब तक ये पेमेंट नहीं होता तो आप नोटिंग करवा के रखिए। अगर डिसऑनर होता है तो ऑल आर लायबल, क्लियर। इसीलिए हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में ये भी बोला था कि जो ड्रॉअर होता है वो सेकेंडरी लायबिलिटी होती है, प्राइमरी लायबिलिटी ड्रॉई की होता है, क्योंकि पेमेंट ड्रॉई को करना है, अगर उसने नहीं पेमेंट किया तब मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। अब समझ में आया? वापस ये बैकवर्ड ऐसे आ जाएगा एंड हम सब इसमें लायबल हो जाएंगे, हम सब मिलके भी उसको सू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक और कंडीशन है कि आकाश ने कंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट ना किया हो, अगर कर लिया तो फिर हम फ्री हो जाएंगे, राइट, ठीक है। नोटिस ऑफ डिसऑनर in check, notice of dishonor is not compulsory and in bill of exchange notice of dishonor is compulsory. Why mandatory, why compulsory, मैंने explain कर दिया आपको, समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही,
जितना बताया उतना ही दिमाग में रखो